की तेज छुरी की धार इस कदर तेज थी कि फेरते ही उसके आधे गले तक चीरती चली गई और फरहान की आवाज़ भी निकलना और वो आगे को गिर गया। एक लम्हे को मैं साकत खौफजदा परेशान खड़ा था कि ये मैंने क्या कर दिया। फिर मैंने होश संभाला और जल्दी से फर्श पे गिरे हुए फरहान के सामने आ गया। वो अभी भी जिंदा था, अपने दोनों हाथों गले पर रखे हुए था। उसका जिस्म ज़िबा होते मुर्गे की तरह फिर फड़फड़ा रहा था। शायद वो आखिरी सांसें ले रहा था। मैंने खंडर से बाहर नजर दौड़ाई तो मगरिब का वक्त हो चुका था। सूरज डूब रहा था। मैंने जल्दी से किताब उठाई और फरहान के करीब आ गया। फरहान की गर्दन से खून बहकर उसके कपड़ों और फर्श को गीला कर रहा था। फर्श पर तो जैसे खून का तालाब बनता जा रहा था। मैंने अपने दोनों हाथों की उंगलियों के पोरों पर फरहान का खून लगाया। हर तरफ जैसे ताज़ा खून की महक फैल गई थी। मैंने कांपते हुए किताब में मंत्र को देखते हुए अपनी खून आलूदा उंगलियों के पोरों पर उस मंत्र ओम तत्सम का जाप करना। सूरज डूब रहा था और अंधेरा छाने लगा था। मैं ऐसा ऐसा मंत्र पढ़ते हुए अपनी खून आलूदा उंगलियों पर मंत्र की गिनती करने लगा। जैसे ही 101 पूरा हुआ, मुझे अचानक महसूस हुआ जैसे कोई साया, कोई परछाई मेरे करीब से गुजरी। साथ ही किसी बड़े परिंदे के फड़फड़ाने की आवाज़ सुनाई दी। मेरे पहले ही फटी पड़ी थी। मैं बेहद डर गया। मेरे तो फट कर हाथ में आ गई। मैं डरा सहमा डगमगाते कदमों के साथ गिरता पड़ता खंडर इमारत से बाहर आकर झाड़ियों में गिर पड़ा। झाड़ियों में पड़े मैंने लेटे लेटे देखा था एक काला सा साया। पता नहीं वो साया था या किसी अफरियत का वजूद था। कद कोई 12-13 फीट लंबा और चौड़ाई के 3 फीट से ऊपर होगी। उस अफरियत की आंखों किसी वैसी दरिंदे के मानद अंधेरे में चमक रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता फरहान की लाश के ऊपर लेट गया रहा था। उसका वजूद इतना बड़ा था कि फरहान जैसा मोटा फरबा जवान भी उसके नीचे छुप गया था। सूरज डूब चुका था, रात हो चुकी थी, अंधेरा बढ़ चुका था। मुझे कुछ नजर तो नहीं आ रहा था अब, लेकिन मुझे कुछ आवाजें सुनाई दी, ऐसे होलनाक आवाजें जिनसे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो साया या वजूद या जो भी था, शायद फरहान के जिस्म का गोश्त नोच नोच कर खा रही थी। मैंने अक्सर टीवी पर नेशनल ज्योग्राफी में चैनल पर दरिंदों को शिकार का खाते हुए देखा था। ये वैसी आवाजें आ रही थी। या फिर ये तो फरहान की हड्डियां तक चबा रहा था। मुझे हड्डियां चबाने की साफ आवाज सुनाई दे रही थी। मैं धड़कते दिल के साथ शरबुल पसीने में लेटा चुपचाप सुनता रहा। कुछ देर बाद आवाजें आना बंद हो गई थी। मैं कुछ देर सहमा लेटा रहा था। फिर मैंने हिम्मत करके उठा, खंडर इमारत की तरफ देखा था। वो अफरियत साया जो भी बुला थी वो जा चुकी थी। मैंने सोचा बस अब कब्रिस्तान से बाहर भाग निकलूं। अब तब मेरी नजर खंडर इमारत की तरफ पड़ी। वहां अंधेरे में कुछ सुनहरी चीज चमक रही थी। मैंने सोचा अंदर जाकर देखूं क्या। दिमाग ने कहा भोसड़ी की बेवकूफी मत कर, जान बचा और भाग यहाँ से। मगर दिल ने कहा देखने में क्या हर्ज है। वैसे भी जो इतना बड़ा जुर्म कर बैठा है किसी इंसान के कत्ल का, उसके बाद ऐसी जान को क्या फायदा जो किसी लम्हे किसी दिन कानून के शिकंजे में आ सकती है। मैंने दिल की सुनी और हिम्मत करता हुआ डरता डरता खंडर की इमारत में दाखिल हो गया। जो चीज चमक रही थी उस नहरी रंग के सिक्के से जो एक पोटली में पड़े थे। उन चमकते सिक्कों की वजह से खंडर इमारत में इतनी रोशनी हो चुकी थी कि सब कुछ नजर आ रहा था। इमारत के अंदर का मंजर देखकर मैं चौंक कर रह गया था। फरहान की लाश गायब होती, अलबत्ता फर्श पर अभी तक खून था और उसके कपड़े के चीथड़े बिखरे हुए थे। बाकी उस अफरियत ने फरहान के जिस्म के सारे गोश्त को खाकर उसकी हड्डियां तक चबाकर निगल डाली थी। मेरे दिल को इत्मीनान हुआ, चला अब लाश तो ठिकाने नहीं लगाना पड़ेगी। मैंने सुनहरी सिक्कों वाली पोटली उठाकर साइड पर रखी और अपने दोनों हाथों की मुठ्ठियां बंद कर मिट्टी उठाकर फर्श पर पड़े खून पर बखेरने लगा। अच्छी तरह मिट्टी और खुशक घास फूस फेंक कर मैं उसके ऊपर फरहान के कपड़ों को चीथड़े फेंक के और जेब से माचिस निकालकर घास और कपड़ों के चीथड़े को आग लगा दी। उसके बाद मैंने सुनहरी सिक्कों वाली पोटली उठाई, जिस तरह बंद करके बगल में दबाई और वो किताब भी उठाकर जल्दी से खंडर इमारत से बाहर निकलता हुआ कब्रिस्तान से घर की तरफ चला गया। कब्रिस्तान से घर वापस आते हुए मुझे महसूस हुआ जैसे मेरे पीछे पीछे कोई शय या कोई साया था, लेकिन मैंने सोचा शायद मैं बहुत ज्यादा डर गया इसलिए मुझे ये वहम हो रहा है। वहम झटकने के लिए मैंने पोटली के बारे में सोचने लगा। ये सुनहरी पोटली शायद उस अफरियत की तरफ से इंसानी की कुर्बानी दिए जाने का इनाम था। मुझे ये सोने के सिक्के लग रहे थे। अभी ज्यादा रात नहीं हुई थी। सुनियार की दुकान 10 बजे तक खुली रहती थी। मुझे ये पोटली और किताब अपने कमरे में छुपाकर 4-5 सिक्के सुनियार को बेचने थे और पैसे लेकर अस्पताल जाना था। मैं किताब को शलवार के नेफे में डाल लिया और घर के दरवाजे पर जाकर दस्तक दी। मेरी बड़ी बहन ने दरवाजा खोला, परेशान हाल में खड़ी थी। वह अब्बा का पूछने लगी। मैं तसल्ली देते हुए अंदर दाखिल हुआ और कहा परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। घर में दाखिल होकर मैंने उससे कहा कि मैं वापस अस्पताल जाना है, तुम चाय बनाकर थर्मस में डाल दो, मैं वॉशरूम से हो लूँ जरा। ये कहकर मैं उसके सुने बगैर अपने कमरे में आया, दरवाजा बंद करके पोटली निकाली और गिनकर 4 सुनहरी सिक्के जेब में डाले और किताब को अपने चारपाई पर बिछे हुए गद्दे के नीचे छुपा दिया। मैं अपने हाथ पर देखा, ज़िबा किए फरहान का खून जम चुका था। शुक्र है मेरी बहन आसिया ने नहीं देखा था। मैं बिस्तर से उठकर बाथरूम जाकर बिस्तर पर अच्छी तरह रगड़ रगड़ अपने हाथ धोने लगा। इसके बाद चेहरा धोकर शीशे की तरफ बाल सेट करने के लिए बड़ा कंघी उठाकर बाल बनाते हुए मैंने शीशे की तरफ देखा तो सजदा रह गया। शीशे में तो मैं ही था, लेकिन वो मैं नहीं था। मतलब मैं तो दोनों हाथों से सर के बाल बना रहा था, लेकिन शीशे में जो रूप खड़ा था वो साकत था, बस मुझे देखे जा रहा था। मेरी पीठ से फट कर हाथ में आ गया। मैं डर कर फौरन हाथ बाथरूम से निकल
बाहर निकला और अपने कमरे से निकलता हुआ बाहर सीन में आ गया। आसिया मेरे कमरे की तरफ ही आ रही थी, उसे देखकर मैंने खुद पर काबू पाया, नॉर्मल हो गया। उसने मुझे चाय का थर्मस पकड़ाया और बोली मुझे भी साथ ले चलो। मैंने जवाब दिया नहीं बची, आप सुबह आ जाना, अभी आलिया के लिए आप उसके पास रुको, सुबह आप दोनों को मैं ले जाऊंगा अब्बा के पास। ये कहकर मैं तेजी से बाहर निकला। मुझे डर था कहीं सुनियार की दुकान ना बंद हो जाए। बाहर निकल कर कुछ देर चलकर मैं मेन रोड पर आया। बाले के चौराहे पर पैसे अभी जेब में थे। मैंने एक ऑटो रिक्शे वाले को हाथ दिया, सुनिहार की दुकान तक किराए का मुकाकर रिक्शे में बैठ गया। अभी कुछ देर पहले शीशे में जो मंजर देखा था उसके बारे में सोचने लगा। शायद फरहान को कत्ल करने के बाद मैं ज़हनी हालत खिसक गई है। मैं दिल ही दिल में बड़बड़ाया। इस तरह में सुनिहार की दुकान आ गई। मैं जल्दी से रिक्शे से उतरा, किराया देकर सुनिहार की दुकान की तरफ भागा। वो लोग दुकान बंद करने की तैयारी में थे। मुझे देखकर सुनिहार बोला अभी दुकान बंद कर रहे हैं, सुभान। मैंने मिन्नत वाले लहजे में अपनाते हुए कहा मुख्तार अंकल आपको पता है मेरे अब्बू का एक्सीडेंट हो गया था आज दोपहर को ही, तो मैं माँ के साथ आपको सोने की बालियाँ और कोके बेच कर गया था। आज रात को मेरे अब्बा को डॉक्टर ने ऑपरेशन करना है और हमें मजीद पैसों की ज़रूरत है, प्लीज़ मेरी मदद करें। मैं ये सोने के सिक्के लाया हूँ, मेरे दादा की निशानी है, हम इन्हें कभी ना कभी तो बेचते, लेकिन अब्बा से बढ़कर कुछ नहीं इसलिए बेचने आया। पुराने सोने के सिक्कों का सुनकर लालची सुनियारा मोम पड़ गया और हंसकर बोला इस दौर में सोने के सिक्के अच्छा दिखाओ भला। मैंने जेब से एक सिक्का निकाल कर सुनियार को पकड़ाया। उसने हैरत से सिक्का पकड़ा और गौर से देखने लगा। फिर अलसा निकाल कर सिक्के का मुआयना के रगड़ कर कभी देखा, फिर मेरी तरफ मशकूक नज़रों से देखते बोला सच सच बताओ ये सिक्के कहाँ से आए तुम्हारे पास? ये तो बहुत कीमती और खालिस सोने के कदीम सिक्के, सैकड़ों साल पुराने, तुम्हारे दादा के पास कहाँ से आ गए? मैंने अंदर से घबरा गया लेकिन बाहर से काबू रखते बोला मुख्तियार अंकल ये जद्दी पुश्ती हमारे खानदान के पास चले आ रहे, पता नहीं कई पीढ़ियों से हमारे पास, शायद हमें पता ही नहीं था कि ये इतने कीमती हैं, बस हम तो बड़ों की निशानी समझकर संभाल कर रखते थे। ये तो अब्बा का एक्सीडेंट हुआ तो पैसों की जरूरत की वजह से और कोई चीज़ बची नहीं थी बेचने को, तो मैं ये निकाल लाया। मैं आज दोपहर को माँ के साथ मुख्तियार सुनार की दुकान पर आया था और जानता था कि मेरे बाप का एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए इस कहानी पर उसे यकीन हो गया। उसने मोबाइल फ़ोन उठाया और किसी से फ़ोन मिलाया, उसके बारे में बात करने लगा। कुछ देर बाद फ़ोन रखा, बोला ऐसे कितने सिक्के हैं तुम्हारे पास? मैंने झूठ बोला मुख्तार अंकल सिर्फ 2 ही हैं। मुझे अंदाज़ा हो गया था कि सिक्के बहुत बेशकीमती हैं, फिलहाल 2 सिक्के बेचना ही मुनासिब। मुख्तार बोला देखो मियाँ वैसे तो हम ऐसी कोई चीज़ बगैर रसीद के नहीं खरीदते, लेकिन चूंकि तुम ज़रूरतमंद हो, बाप अस्पताल में पड़ा है, तो तुम्हारी मदद के लिए दोनों सिक्के 1 लाख में खरीद लेते हैं। ये बहुत कदीम है, इन्हें आगे बेचने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी। मैं भांप चुका था सिक्के बड़े कीमती हैं। मैंने फ़ौरन कहा अंकल 1 लाख तो थोड़े हैं, हम तो 2.5 लाख की ज़रूरत है, बस आप ऐसा करें ये सिक्के मुझे वापस कर दें, मैं किसी और दोस्त के पास गिरवी रखवा कर पैसे उधार ले लेता हूँ। बाद में अगर कहीं अच्छी कीमत मिल रही तो ये सिक्के बेच कर उधार भी चुका दूंगा और कुछ पैसे हमें बच जाएंगे। सिक्के की वापसी का सुनकर सुनियार थोड़ा परेशान हो गया और बोला देखो बेटा ये इतनी आसानी से तुम्हें कहीं नहीं बेच पाओगे, खैर मैं तुम्हें 2 लाख दे सकता हूँ इन दोनों सिक्कों की, इससे ज़्यादा नहीं। मैंने कुछ सोचने की एक्टिंग की, फिर बोला चलें ठीक है लाएं दे 2 लाख। ये कहकर मैंने एक और सिक्का निकाल कर सुनियार को थमा दिया। उस सिक्का भी चेक करके सुनियार सेफ में से पैसे निकाल कर गिनने लगा। मेरे दिल में जैसे लड्डू फूट रहे थे। फरहान को जान से मारने का पछतावा खुशी में तब्दील हो रहा था। आगे जारी है।